हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र, अध्याय 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदि काल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिन्हें 23 बृहद और 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा, ड्रेनेज लाइन कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल यानी ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। देखिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। जिन लोगों ने पीडीएफ ले लिया है, पीडीएफ को ओपन कीजिए और भारत में जो प्रमुख नदियां बांध हैं इनको लोकेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यह है आपका सिंधु नदी। यहां पे जो है सलाल प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, सलाल प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। ये आपका सिंधु नदी है, यहां से ऐसे बहती हुई जा रही है। ये झेलम नदी है, ये चिनाब है, ये रावी है और ये सतलज नदी है। यहां पे देखिए ये भाखड़ा बांध है। ठीक है, ये टिहरी है। यहां पे सरदा नदी है, ये घाघरा नदी है, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। यहां पे नरौरा है और इधर देखिए ये सांगपो नदी है। ठीक है, और यही सांगपो नदी जो है ये यहाँ पे ये लोहित नदी है, यहाँ पे ये दिहांग नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है, याद रखिएगा। और ये सोन नदी है, ये गंगा नदी है। यहाँ पे तिलया बांध है, ये मैथान है, यह जो है यह रिहन नदी है। ठीक है, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध है। यहाँ पे ये जो है ये नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है, ये गोदावरी नदी है, ये हीराकुंड बांध है, ये महानदी है, ये दामोदर नदी है। ये एक बार जो है आप अच्छे से लोकेट कीजिएगा और लोकेशन को सर्च कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, आपका रिवीजन होगा और याद भी हो जाएगा। तो 2-3 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखिए नागा अर्जुन सागर है, ये आपका कोयना है, ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है और नीचे ये जो है ये आपका पेनार है, ये मेटूर बांध है, ये कावेरी नदी है, ये पेरियार नदी है, ये वैगई नदी है। ठीक है, और इधर अरब सागर है, ये बंगाल का खाड़ी है। ये जो संकेत है ये वाला, ये नदियां हैं और इस तरह का जो संकेत है ये बांध है। तो एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। देखिए, अपवाह तंत्र से जो तात्पर्य है किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से, यानी किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहा कर ले जाती है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक समयावधिक चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। नदी तंत्र यानी सहायक नदियों सहित नदी तंत्र द्वारा जो है अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और देखिए, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक वाटर डिवाइडर कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी रिवर बेसिन, जबकि छोटी नदियों और नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर क्या कहते हैं, जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा एवं जल का वेग। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का जो है अपवाह तंत्र। याद रखिएगा, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल के खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। और जबकि 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां शामिल हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं।
तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिएगा, कौन सी नदियां बंगाल के खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं और कौन सी नदियां जो है आपका अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर अगर बात करें तो भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमुख नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियां जो है शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि। दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है, इसमें 44 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। तीसरा है लघु नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अपवाह जो प्रवृत्ति है, पहला पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अपवाह, वे नदियां जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थीं और हिमालय के निर्माण के पश्चात महाखंड बनाकर अपने पूर्व मार्ग से प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज है। अनुवर्ती नदियां कौन सी हैं? तो वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां अनुवर्ती नदियां हैं। इसके बाद है परवर्ती नदियां। देखिए चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि नदियां गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। गंगा अपवाह तंत्र के परवर्ती अपवाह का उदाहरण है। इसके बाद है द्रुमाकृतिक अपवाह, वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। इसके बाद है जालीनुमा अपवाह, यह एक आयताकार प्रतिरूप है जहां मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां समकोण पर पाई जाती है। छठा है कंटकीय प्रतिरूप। देखिए अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जहां मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम में एक असंगत सम्मिलन नजर आता है, वही होता है कंटकीय प्रतिरूप। ठीक है, बारबेड पैटर्न। इसके बाद है आयताकार अपवाह, वह अपवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियों एवं मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव और समकोणीय सम्मिलन है। आठवां है अरीय प्रतिरूप। देखिए इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है जो एक पहिए के अरों के अनुरूप होता है। पहिया के जो अर होते हैं इनके अनुरूप होता है। 9 नंबर है वलयाकार प्रतिरूप। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र या चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूल का परिणाम है। ठीक है। 10वां है समानांतर अपवाह, पैरेलल ड्रेनेज। देखिए वह अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, एक दूसरे के समानांतर अपवाह कहलाता है। इसके बाद है अपविन्यस्त अपवाह। ठीक है, ड्रेनेज यह किसी क्षेत्र के अपवाह की विशेषता का एक असमन्वित प्रतिरूप है। यह संभवतः हिम नदीय निक्षेपों जैसे केम तथा केटल से उत्पन्न अनियमितताओं के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। ये नदियां बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। नर्मदा और तापी जैसी 2 बड़ी नदियां और अनेक छोटी नदियां इसके अपवाद के रूप में अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। तो अरब सागर में जो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप के द्वारा होता है। भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम और प्रकृति के आधार पर 2 रूपों में किया जाता है। पहला है हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। देखिए इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और
आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, फिर भी यह अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सौर्यमान आधार है। ठीक है, देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में अगर देखें तो उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम है हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों से होता है। ये नदियां दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है, क्योंकि ये तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं। उत्तरी भारत की नदियां अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में ये जमा कर देती हैं। इन्हीं नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो 12 मासी हैं, 12 महीने बहने वाली हैं, क्योंकि ये वर्षण और बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से ये जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां गहरे जो है गौर से गुजरती हैं, महाखंडों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ होने वाली अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित है। देखिए महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां जो है अपने पर्वतीय भाग में भी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तब निक्षेपणात्मक असलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोखूर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुंफित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार जो है मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये नदियां अपना मार्ग जो है बदलती रहती हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है भारतीय नदी जो प्रणाली है, इन्हें 2 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। पहला जो है हिमालय नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी में सिंधु नदी तंत्र आएगा, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियां जो है इनमें जो है इनको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी घाट में उद्गम होने वाले और सह्याद्री या विंध्य श्रेणी में उद्गम होने वाले नदियां। देखिए जो पश्चिमी घाट में उद्गमित होने वाली नदियां हैं, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और पेनार नदी है। और सह्याद्री या विंध्य श्रेणी में उद्गमित जो नदियां हैं, महानदी है, नर्मदा है और तापी नदी है। याद रखिएगा कोसी नदी जिसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, यह अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है, यानी सबसे ज्यादा यह अपना मार्ग बदलती रहती है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले विद्यमान थी। जैसे जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणियां ऊपर उठती गई, ये नदियां अपनी घाटियों को गहरी करती गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन नदियों ने हिमालय की श्रेणियों में बहुत गहरी घाटियां या महाखंड बना लिए हैं। याद रखिएगा बुंजी क्या है। देखिए बुंजी जो है इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। बुंजी जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी का महाखंड 5200 मीटर गहरा है। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे ही अत्यंत गहरे जो है महाखंड बनाए हैं। हिमालयी पर्वतीय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी कहा गया है। यह नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कांग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करती है। इंडो ब्रह्म नदी के 3 मुख्य जो है अपवाह तंत्र है। पहला है पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां, दूसरा है मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, और तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। इस विशाल नदी का उपयुक्त विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार यानी दिल्ली रीज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजक बन गया। मध्य प्लीटोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का जो है दिशा परिवर्तन हुआ। ये दोनों डाइवर्टेड हुआ
ये जो दोनों नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदी तंत्रों का जो है क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, दिशा परिवर्तन हुआ और वे बंगाल के खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। हिमालयी अपवाह तंत्र का भूगर्भिक इतिहास एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें जो है मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं। यह विश्व का सिंधु नदी जो तंत्र है, सिंधु नदी, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी लंबाई केवल 1,114 किलोमीटर ही है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिमी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए अगर इसका दूसरा पॉइंट जो है, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू, याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान या शेरमुख कहते हैं, सिंगी खंबान या शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का जो है निर्माण करती है। यहां से यह पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो है सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे सियोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार है, गास्टिंग है और द्रास है। अंततः यह नदी जो है अटक यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। सिंधु जल संधि क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु जल संधि 1960, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार अगर बात करें तो 3 पूर्वी नदियों, कौन कौन, ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। याद रखिएगा, 3 पूर्वी जो नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को, और 3 जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। इन सभी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच होता है। भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो भारत जो है केवल इन नदी तंत्रों का 20% उपयोग करता है। देखिए, सिंधु नदी तंत्र जो है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप एक बार ओपन करके मैप को देखिए। यह है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र जो है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो है मानसरोवर कैलाश है, कैलाश पर्वत, ये जो है राकस ताल झील है, ये सतलज नदी है, ये रोहतांग दरा है यहाँ पे, ठीक है। ये बारालाचा दरा है, ये वेरीनाग झील है, ये किशन गंगा है, ये कनहर है, ये स्वात है, ये काबुल है, ये गिलगित है, ठीक है। ये नुब्रा है, और ये पंचनद है, ये सतलज है, ये रावी है, ये चिनाब है, ये झेलम है, और ये जो है सोहन है। तो देख लीजिए, ये कुरम है, ये तोची है, ये आपका गोमल है, इधर से कंदर आके मिलता है, और इधर से जो है ये आपका झोप जो है आकर मिलता है। तो याद रखिएगा, पंचनद के द्वारा निर्मित पंचद्वाब, 2 नदियों के बीच भूमि क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। 2 नदियों के बीच जो भूमि क्षेत्र है इनको दोआब कहा जाता है। दोआब जो है याद रखिएगा, विष्ट दोआब किस नदी क्षेत्र के बीच आता है, तो ब्यास सतलज के बीच। बारी दोआब ब्यास रावी के बीच आता है। रचना दोआब जो है
ये किस नदी तंत्र के बीच है? तो रावी चिनाब के बीच। और आपका जो चाज दोआब है ये चिनाब झेलम के बीच है, और सिंध सागर दोआब जो है ये झेलम सिंधु के बीच है, याद रखिएगा। देखिए, इसके दाहिने तट पर मिलने वाली जो अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं, खुरम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर, ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणियां से, जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है इससे निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीठन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद जो है पंचनद, ये नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया है। अंत में सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं? वो इस प्रकार है, याद रखिएगा। यांगसी, कियांग, जियांग, ह्वांगहो, पीत या पीली नदी, इरावदी, मेकांग एवं सतलज। देखिए, सियोक जो नदी है, सियोक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी यानी रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यारकंड से लद्दाख के नीचे इसी नदी के माध्यम से व्यापार होता था। जास्कर नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होता है। यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है तथा कठोर चट्टानी भागों से होकर ये बहती है। यह पहले उत्तर पूरब की ओर बहते हुए नेमू के निकट सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद है सतुद्री नदी यानी सतलज नदी। पुराना नाम है, प्राचीन नाम सतुद्री है सतलज का। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। तो सतलज नदी कहां से निकलती है? राकसताल झील से, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। लांगचेन खंबाब यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप सिपकिला दरे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो सिपकिला दरे के पास भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से यह निकलती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसके उत्तरी भाग से इसमें स्पीति नदी मिलती है। स्पीति नदी 16,000 फीट ऊंचे कुंजुम दरे से निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के समीप सतलज नदी में यह मिल जाती है। सतलज सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है तथा आगे जाकर ब्यास नदी में यह मिल जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, यह हिमालय की श्रेणियों यानी महान हिमालय और जास्कर श्रेणी, यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर महाखंड यानी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। लुधियाना यानी पंजाब में जो लुधियाना है इसी नदी के पुराने किनारे पर जो है स्थित है, परंतु वर्तमान समय में सतलज नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। इसके बाद है ब्यास, जिसका प्राचीन नाम है बिपाशा। तो ब्यास नदी जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दरे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दरे के निकट ब्यास कुंड से यह नदी कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में जो है काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलज नदी में यह मिल जाती है। इसके बाद है रावी, इसका प्राचीन नाम है परुश्रणी या इरावती। तो रावी नदी जो है यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दरे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर यह बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वह सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच से यह प्रवाहित होती है। इसके बाद है चिनाब, जिसका प्राचीन नाम है अस्कनी। ठीक है, चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी।
चिनाब नदी जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो चंद्रा और भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से, दो नदियों के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में जो है मिल जाती हैं और इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किलोमीटर है। इसके बाद है झेलम, जिसका प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम नदी जो है यह सिंधु की एक सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झांग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है। किशन गंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है। इसके बाद है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद, याद रखिएगा गंगा जो है कहां से निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, तो गंगोत्री हिमनद, ठीक है। 3900 मीटर की ऊंचाई से भागीरथी नाम से यह निकलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप जो है गंगा नदी तंत्र को देख सकते हैं। आपके पास पीडीएफ है तो एक बार पीडीएफ को जो है ओपन करके जो इसका पूरा जो सिस्टम है इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए ये है भागीरथी, ठीक है, ये है भागीरथी और ये देखिए ये है आपका अलकनंदा, ये है राप्ती, ये घाघरा है, ये गोमती है और ये शारदा है, ये आपका रामगंगा है, ये गंगा है, ये यमुना है, ये काली नदी है, ये चंबल नदी है, ये बेतवा है, ये केन है, ये तिमसा है और ये सोन नदी है। ये गंगा नदी है, ये भी ये वाला जो दिखाया गया है, ये हुगली है और ये इधर आप देख सकते हैं 7-8 में। तो एक बार आप जो है अच्छे से ये देखिए फरक्का है, ये आपका दामोदर नदी है। अगर बात किया जाए तो गंगा की जो सहायक नदियों का जो संगम है, पहला है देवप्रयाग अलकनंदा, देवप्रयाग अलकनंदा, याद रखिएगा। दूसरा है कनौज, कनौज यानी रामगंगा, इलाहाबाद में यमुना, ये सभी गंगा की सहायक नदियों का संगम है। चौथा है गाजीपुर गोमती, पांचवा छपरा घाघरा, पटना सोन और सातवां है हाजीपुर यानी गंडक में गंडक और भागलपुर में कोसी और मालदा यानी महानंदा। गंगा नदी जो है उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर जो है मार्ग तय करती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर जो है संकरे महाखंडों से होकर गुजरती है। झाला के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी में मिलती है। भागीरथी नदी में भिलांगना टिहरी उत्तराखंड में और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है। देवप्रयाग नहीं, उत्तराखंड में। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं तो गंगा कहलाता है, याद रखिएगा। देखिए गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यहां से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूरब की ओर बहती है। अंत में यह जो है दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं यानी धाराओं, किसमें, भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद और सतोपंथ ताल है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती हैं, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी जो है पिंडार है। क्या है? पिंडार। अलकनंदा की एक अन्य ये सहायक नदी है पिंडार, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे जो है रुद्र प्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। गंगा की मुख्य धारा जो है पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों से निर्मित होता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप, ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष से जो है लिया गया है। वहां पे सुंदरी नामक जो पादप है, वृक्ष है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यह लगभग 9630 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के जल में लवण की मात्रा 70% है। सुंदरबन को 1984 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इस डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और एक शेष भाग भारत में है। भूवैज्ञानिक ओल्डहम के अनुसार अगर बात करें तो गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर और ग्लेनी के अनुसार अगर बात करें तो 2000 मीटर है। ठीक है, गंगा नदी प्रणाली जो है यहां पे आप देख सकते हैं, जिसके पास पीडीएफ है वो अच्छे से यहां पे जो है रिवाइज कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, ये है आपका, ये भागीरथी, ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है। यहाँ पे धौली गंगा, ये जो है विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे जो मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये मंदाकिनी है, ये यहाँ पे जो नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा है ये। ठीक है, ये पिंडार गंगा है। और ये जो है कर्ण प्रयाग है, यहाँ पे ये रुद्र प्रयाग है। यहां से जो है आपका मंदाकिनी, ये देख सकते हैं, ये देव प्रयाग है। ये गंगा नदी है, यहाँ पे ऋषिकेश, इसके बाद हरिद्वार। देखिए, गंगा नदी मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो आगे बढ़ती है ऋषिकेश, फिर हरिद्वार ऊपरी गंगा नहर है, यहाँ पे बिजनौर ये मध्य गंगा नहर है, नरौरा ये निम्न गंगा नहर है। इसके बाद फर्रुखाबाद, कनौज, रामगंगा, कानपुर, फतेहपुर, इसके बाद प्रयागराज में देखिए यहाँ पे जो है यमुनोत्री से हिंडन, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे जो है यमुना नदी, यमुना में चंबल, सिंधु, बेतवा, केन आकर मिलती हैं और ये प्रयागराज में आकर जो है मिलता है, प्रयागराज में। इसके बाद मिर्जापुर, वाराणसी, इसके बाद गाजीपुर में गोमती नदी आती है। इसके बाद देखिए छपरा है, छपरा में घाघरा नदी। ठीक है, और ये जो है यहां से लेके यहां तक उत्तर प्रदेश का ये एरिया है 1140 किलोमीटर। पटना में सो नदी। ठीक है, हाजीपुर में गंडक, भागलपुर में कोसी नदी। और ये जो है भागलपुर बिहार, मतलब कि ये जो है ये वाला एरिया छपरा से लेकर भागलपुर बिहार का एरिया है। और यहाँ पे इसका जो विस्तार है 455 किलोमीटर। इसके बाद साहेबगंज, पाकुर। ठीक है, साहेबगंज, पाकुर ये झारखंड का एरिया है 40 किलोमीटर। इसके बाद फरक्का, पश्चिम बंगाल, जो यहाँ पे जो है फरक्का बैराज भी है। ये यहाँ से जो है देखिए, यहाँ पे ये जो पद्मा नदी है, यहाँ पे चांखड़ी है, चांदपुर है, ये मेघना नदी है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है। और इसका जो एरिया है 520 किलोमीटर है। यहाँ पे हुगली नदी के पास कोलकाता बसा हुआ है। इसके बाद गंगा सागर द्वीप है, बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो पूरा जो है इसका मतलब कि जो एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, इसका जो प्रणाली है पूरा दिया गया है। एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। देखिए, मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है कहां से निकलती है तो चौराबाड़ी ताल नामक झील से, तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यह नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। यह बद्रीनाथ के दक्षिण में स्थित रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। गंगा द्रोणी के अंतर्गत अगर बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली 12मासी और अनित्यवाही नदियां एवं दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन है। सोन गंगा के दाहिने किनारे पर जो है मिलने वाली प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं,
गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। गंगा नदी सागर द्वीप यानी गंगा सागर के निकट अंततः बंगाल के खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने गंगा की विशेषता की व्याख्या करते हुए कहा है कि अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। वास्तव में गंगा भारतीय सभ्यता का पर्याय है। फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि ये जो शहर हैं गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। गंगा नदी तंत्र का दुआब। गंगा नदी तंत्र का जो दुआब है, गंगा यमुना दुआब किस नदी क्षेत्र में है? तो गंगा और यमुना के क्षेत्र में। रुहेलखंड का मैदान रामगंगा और गोमती के बीच है। अवध का मैदान गोमती और घाघरा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान घाघरा और गंडक। और सारण का जो मैदान है बताइए, गंडक व बूढ़ी गंडक के बीच। मिथिला का मैदान बूढ़ी गंडक और कोसी। पश्चिम बंगाल का जो मैदान है कोसी और महानंदा। नमामि गंगे जो परियोजना है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2014 को, कब? 1 जुलाई 2014 को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना, कौन सी? फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत गंगा नदी को समग्र रूप से संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए जो है कदम उठाए जाएंगे। 2021 तक इस परियोजना के अंतर्गत 31,000 करोड़ की कुल 363 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 30 वर्ष में सरकार के द्वारा व्यय की गई राशि से यह राशि 4 गुना अधिक है। गंगा नदी की साफ सफाई को कार्यान्वित करने में, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनः जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन जो है शुभारंभ किया गया है। यह 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ केंद्रीय योजना है। अर्थ गंगा परियोजना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ गंगा जो परियोजना है, तो देखिए दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में सरकार ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नमामि गंगे परियोजना को जो है अर्थ गंगा जैसे एक सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने पर विचार किया था। इस प्रक्रिया में किसानों को शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष और गंगा के किनारे पर पौधे, जो गंगा के किनारे हैं, जो गंगा किनारे इस पर जो है गंगा के किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण करने जैसे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास अर्थ गंगा परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। यह परियोजना किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों के लिए आर्थिक और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। याद रखिएगा, देखिए यह है आपका गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। ऊपरी गंगा क्षेत्र जो है गोमुख हरिद्वार कितना किलोमीटर? 294। मध्य गंगा क्षेत्र हरिद्वार और वाराणसी के बीच यानी 1082 किलोमीटर। और निम्न गंगा क्षेत्र का जो एरिया है वाराणसी से कोलकाता के बीच 1134 किलोमीटर ये पूरा एरिया है। देखिए इसमें जो शामिल है ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मथुरा है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, साहेबगंज, पटना, बैरकपुर, ये पूरा जो है एरिया दिया गया है। गंगा स्मार्ट सिटी क्या है? गंगा स्मार्ट सिटी गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए गंगा और उसकी सहायक प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, गंगा के सफाई को सुनिश्चित करने के लिए गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, इन शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 10 शहर विकसित किए जाएंगे। इस काम को हाइब्रिड एन्यूटी आधारित मॉडल के द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जाएगा। इस मिशन की जो शुरुआत है 13 अगस्त 2016 को एक साथ सभी 10 शहरों में की गई। गंगा स्मार्ट सिटी का अर्थ है इन शहरों का जो ये सिटी है, तो इन शहरों का समग्र विकास करना, जिसे इन शहरों के द्वारा किसी भी तरह से गंगा प्रदूषित न की जाए। देश की कई बड़ी कंपनियों के अलावा कई विदेशी कंपनियों ने भी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर काम करने में जो है रुचि दिखाई है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
गंगा कार्य योजना की सफलता के बाद अब नमामि गंगे की सफलता के लिए हाइब्रिड एनयूटी मॉडल अपनाने को जो है निर्णय लिया गया। इस मॉडल में काम करने वाले एजेंसी को 20 वर्ष के लिए धन दिया जाएगा। पहले चरण में 40% राशि दी जाएगी, बाद में काम के साथ उसे बची हुई राशि जो है दी जाएगी, और जितना भी राशि बचेगी उस पर जो है बैंक दर से ब्याज भी दिया जाएगा। यह है। और इससे पहले इस काम के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 70:30 के अनुपात में व्यय किया जाना था, लेकिन अब इसे पूरे कार्यक्रम का व्यय केंद्र सरकार जो है वहन करेगी। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए जो पॉइंट्स हैं, बचे हुए जो टॉपिक हैं कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।